हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 22 ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एंड इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में आपका 25 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है एंड इसमें आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो है मिलते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है वो चेक किया जाता है इस सेक्शन में। टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 85 मार्क्स जो आपका फार्मेसी का रहता है, उस 85 में से 25 मार्क्स ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका कंटेन करता है। तो आज की वीडियो में हम 100 MCQ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंजेस्टेड एट द सेम टाइम। जब भी CNS डिप्रेसेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो इन ड्रग्स के साथ कौन सा ऐसा ड्रग है जिसे इंजेस्ट नहीं किया जाता है सेम टाइम पे। ये आपका रहता है अल्कोहल। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी आपके CNS डिप्रेसेंट्स हैं, CNS डिप्रेसेंट्स को किसी भी ऐसी मेडिकेशन के साथ कंबाइन नहीं किया जाता है जो कि आपका सिडेशन कोज करती है। ठीक है, जिसमें आपके कुछ पेन मेडिसिन भी आ जाते हैं, कुछ ओवर द काउंटर एलर्जिक मेडिकेशंस या फिर अल्कोहल आ जाता है इसमें। अब जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो होता क्या है, जब CNS डिप्रेशन को इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के साथ अगर कंबाइन किया जाता है तो इसकी वजह से ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन पे भी इफ़ेक्ट आता है, जो कि आपका फेटल कंडीशन जो है वो कॉज कर सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ अ वीकली एसिडिक ड्रग्स ऑफ PK 3.5 विल बी मोर रैपिड इन अल्कलाइन यूरिन देन इन एसिडिक यूरिन बिकॉज। जो आपके वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं जिनकी PK 3.5 रहेगी, उनकी रीनल एक्सक्रीशन जो है वो अल्कलाइन यूरिन में जो है वो ज़्यादा रैपिडली होती है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक यूरिन। इसके कारण क्या है? आपका जो भी ड्रग है, जब ड्रग आपका अनआयनाइज फॉर्म में रहता है, ठीक है, अनआयनाइज फॉर्म में रहता है, तो वो आपका ईजिली रीअब्जॉर्ब होता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा रहती है। जबकि आयनाइज फॉर्म में रहेगा तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम रहेगी, एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा रहेगी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि द ड्रग विल एग्जिस्ट प्राइमरली इन द आयनाइज फॉर्म। ठीक है, एसिडिक ड्रग एंड अल्कलाइन यूरिन में वो आपका आयनाइज फॉर्म में रहेगा, जिसकी वजह से उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ईजिली नहीं हो पाएगी, तो वो आपका रीनल एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा रहेगी। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर इज। ऑलिव ऑयल के साथ में प्राइमरी इमल्शन फॉर्म करनी है, उसके लिए अकेशिया पाउडर की क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी 1/4 ऑफ ऑयल जो है वो आपकी क्वांटिटी रहती है। ये हम देखते हैं जब भी प्रिपरेशन की जाती है इमल्शन की, तो एक हम फिक्स्ड ऑयल के लिए देखते हैं, फिक्स्ड ऑयल, एंड दूसरा आपका वॉलेटाइल ऑयल के लिए। फिक्स्ड ऑयल के लिए ऑयल, वाटर एंड गम की क्या क्वांटिटी रहती है, क्या रेशियो रहती है, तो इसमें 4:2:1 रहती है, एंड वॉलेटाइल ऑयल के लिए 4:4:2। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2:2:1 भी बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका, जो आपका ऑलिव ऑयल है वो एक फिक्स्ड ऑयल है। ठीक है, ऑलिव ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल है। इसकी रेशियो एज़ कम्पेयर टू गम, जो कि आपका यहाँ पे अकेशिया है, क्या रहेगी, इट इज़ 1/4। यहीं पे अगर वाटर के साथ की जाएगी तो यहाँ पे आपका 4:2 आ जाएगा या फिर 2:1। ठीक है, दोनों ही रेशियो इसमें चलेंगी। यहाँ से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन कंज्यूम्स अल्कोहल, द ड्रग इंटरेक्ट्स विद अल्कोहल एंड द इफेक्ट सीन इज। एक पर्सन जो कि नाइट्रोग्लिसरीन कंज्यूम कर रहा है अलॉन्ग विद अल्कोहल, अल्कोहल भी साथ में वो ले रहा है, तो जो ड्रग इंटरेक्शन होगी अल्कोहल के साथ, उसमें क्या इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको सेवर हाइपोटेंशन एंड कोलैप्स कंडीशन जो है वो अराइज होगी। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ पेशेंट टेकिंग एन ओरल एंटीकोगुलेंट।
सो ऐसे पेशेंट जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं उनमें इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो अवॉइड करना चाहिए उसका इंटेक। सो ये आपका रहता है मेनाडायोन, जो कि आपका विटामिन के की फॉर्म रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A young girl of 20 years has taken a suicidal overdose of digoxin. The drug of choice in her treatment will be। तो एक यंग गर्ल है 20 साल की, ठीक है, उसने डाइजॉक्सिन की सुसाइडल ओवरडोज मीन्स ओवरडोज ले ली है, ठीक है। तो उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें आपका रहता है डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो जो भी आपके एंटीडॉट्स रहते हैं, ठीक है, एंटीडॉट्स हैं, ठीक है, या ओवरडोजिंग के जो भी कंपाउंड्स रहते हैं वो आप अगर अपने डायरेक्ट भी पढ़े हुए हैं तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनना काफ़ी इजी हो जाता है। सेम डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें प्रैक्टिकल वाले में नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके एक सेंटेंस फॉर्म में दिया जाता है, तो वहाँ से इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज। ठीक है, सो पेनल्टीज़ क्या रहेंगी किसके लिए, अगर कोई फॉल्सली क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का, तो उसके पहले कन्विक्शन पे कितनी जो है वो फाइन जो है वो उस पर लगता है, पेनल्टीज़ क्या रहती हैं। तो इसमें आपकी पेनल्टीज़ रहती हैं और फाइन अप टू ₹500। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 mg of aspirin is to be filled in hard gelatin capsule which is the appropriate capsule size। तो 300 mg एस्पिरिन जो है वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में फिल करनी है, तो उसका कैप्सूल साइज़ कितना रहना चाहिए। तो इसका कैप्सूल साइज़ रहता है 1। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेज रहते हैं, 000 जो है वो हाईएस्ट रहता है एंड कम होता होता 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही जाता है। 5 जो है वो इसमें स्मॉलेस्ट रहता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 30-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एडिमा विल बी बेस्ट ट्रीटेड विद। तो 30-year-old मेल पेशेंट है जो कि सेरेब्रल एडिमा के साथ सफ़र कर रहा है, उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़फुल रहेगा। तो उसके केस में आपका मैनिटोल जो है वो यूज़फुल रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जबकि पल्मोनरी एडिमा की बात करें तो उसके लिए आपके लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। सो मैन्युफैक्चर का नाम डिस्क्लोज नहीं करने की पेनल्टी कितनी रहती है। सो इट इज़ ₹1000। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 35-year-old पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ सेवियर पेन along द राइट साइड ऑफ द जो एंड फेस। द बेस्ट चॉइस फॉर दिस न्यूरल्जिक पेन इज। सो 35-year-old पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको जो एंड फेस के राइट साइड पे सेवियर पेन जो है वो आ रही है। तो उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी इस न्यूरल्जिक पेन के लिए। तो इसके लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा कार्बामाजिपिन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while prescribing a treatment to a young female patient suffering from peptic ulcer associated with H. pylori, that is Helicobacter pylori, the gastroenterologist will neglect। सो एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें पेप्टिक अल्सर डिटेक्ट हुआ है जो कि आपका एच पाइलोरी एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर है। तो उस केस में इन गिवन ड्रग्स में से कौन सी ड्रग नहीं दी जाएगी, विल बी निग्लेक्टेड। सो आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर ड्रग्स की, तो उसमें आप देखते हैं कि एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स जो हैं उसमें आपका टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, अमॉक्सिसिलिन आ जाता है, मेट्रोनिडाजोल आ जाता है, लेकिन वेंकोमाइसिन उसमें नहीं रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंटासिड कंटेनिंग अल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम शुड बी अवॉइडेड विद टेट्रासाइक्लिन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एंटासिड्स
जिनमें एल्युमिनियम मैग्नीशियम है उनको अवॉइड करना चाहिए टेट्रासाइक्लिन के साथ में। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन कोज टीथ डिस्कलरेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। जो टेट्रासाइक्लिन है वो टीथ डिस्कलरेशन कर देती है एंड बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं चिल्ड्रंस में। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर्स में भी टेट्रासाइक्लिन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन शो एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन विद कैल्शियम आयन। तो इसमें एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन इसकी नहीं होती है। बेसिकली टेट्रासाइक्लिन जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कैल्शियम एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ एंड टीथ डिस्कलरेशन करता है। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन इसकी नहीं होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट आस्क फॉर अ प्रिपरेशन एज वेजिनल क्रीम फॉर कैंडिडियासिस विच प्रोडक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक पेशेंट जो है वो आपका वेजिनल क्रीम जो है कैंडिडियासिस के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो इसके लिए आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है दैट इज कैनेस्टेन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज। तो लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए ओरल एंटीबायोटिक कौन सा यूजफुल नहीं रहता है। तो इसमें आपका टेट्रासाइक्लिन जो है इट इज़ नॉट यूजफुल। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। तो पेरिडिन को एडमिनिस्टर किया जाता है आइसोनियाजिड के साथ टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है। सो अगर इसको मोर एडवांस फॉर्म में पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है जो कि आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट ले रहा है एंड उसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी साइड इफ़ेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट जो है वो देखे जा रहे हैं। तो उस केस में पेशेंट को कौन सा ड्रग जो है आपका यूज़फुल रहेगा इस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए। तो उसमें आपको पेरिडॉक्सिन याद रखना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको इंटर रिलेटेडली याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट आस्क फॉर इबुप्रोफेन जेल द फार्मासिस्ट में डिस्पेंस। तो एक पेशेंट है वो इबुप्रोफेन जेल मांग रहा है, तो फार्मासिस्ट उसको इनमें से कौन सी प्रिपरेशन देगा। तो यहाँ पे ये आपके ब्रांड नेम्स दिए गए हैं। तो इसमें आपका इबूटॉप जो है वो आपका ब्रांड नेम रहता है इबुप्रोफेन जेल के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो ब्रांड नेम्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा आपको और अगर ब्रांड नेम्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मैंने जहाँ पे दिया होगा उसके जस्ट नीचे मैं पूरी लिस्ट आपको लिख करके दे दूंगा। आप वहाँ से हर एक ड्रग के ब्रांड नेम्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल फॉर अ पेशेंट टेकिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ऐसा पेशेंट जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले रहा है तो उस केस में क्या रेशनल रहेंगी, ठीक है, क्या कंडीशंस उसमें रहेंगी। तो इसमें आपके डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स रहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के, उसी के थ्रू आप यहाँ पे आंसर जो है वो अपना बना सकते हैं। लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो आपके हाइपोकैलेमिया कोज करते हैं। ठीक है, हाइपोकैलेमिया मीन्स हाइपो मीन्स लो एंड कैलेमिया मीन्स पोटेशियम लेवल। सो इसमें लो पोटेशियम लेवल्स रहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया गया है ए एंड बी में। देन दूसरा आपका रहता है हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, हाइपरनेट्रेमिया रहता है। तो हाइपरनेट्रेमिया, हाइपर मीन्स हाई, नेट्रेमिया मीन्स सोडियम लेवल्स। तो सोडियम लेवल्स जो है इसमें हाई रहेंगे, तो ऑप्शन ए। देन आपका रहता है हाइपोमैग्नीसीमिया मीन्स लो मैग्नीशियम लेवल्स रहते हैं, हाई फैट लेवल्स रहते हैं। ठीक है, फैट लेवल्स हाई रहेंगे एंड हाइपर कैल्सीमिया भी रहता है इसमें, मीन्स हाई कैल्शियम लेवल्स रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। इसी में आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रेडियोग्राफी ऑफ अ ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर कैमरा मस्ट बी पोजिशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर
कि ग्रोथ में जो रेडियोग्राफी होती है तो उसमें कैमरा की पोजीशन जो है वो कहाँ पे रहती है, किस रीजन पे, तो इट इज़ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर रिक्वेस्ट अ preparation for her 5-year-old son for a chesty cough. Which of the following products is most appropriate? तो एक मदर ने अपने 5 साल के बच्चे के लिए जिसको चेस्टी कफ हो रही है उसके लिए एक प्रिपरेशन रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो एंटी कफ में आपकी वेनेलिन विद कोडीन सिरप जो है दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। जो भी आपके पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट रहता है, तो इसमें आपका बायल्स टेस्ट जो है वो इसमें रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स प्रिस्क्राइब्ड इरिवर्सिबल मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स शुड बी वार्न्ड नॉट टू कंज्यूम फूड्स कंटेनिंग टायरामिन बिकॉज द कम्बिनेशन में कॉज, ठीक है। एक ऐसा पेशेंट है जो कि आपके इरिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स इनटेक कर रहा है। सो उसमें ऐसे फूड को कंज्यूम नहीं करना है जिसमें आपका टायरामिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कम्बिनेशन क्या कंडीशंस कॉज कर सकता है। तो इसमें आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है वो हमने देखा था आपका चीज़ रिएक्शन में, ठीक है। चीज़ रिएक्शन आपका रहता है जिसमें आपका चीज़ प्रोडक्ट्स जिनमें टायरामिन होता है या अदर कोई प्रेपरेशन जिसमें टायरामिन प्रेजेंट होता है उनको मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर माव इनहिबिटर्स के साथ इनहिबिट किया जाता है, क्योंकि वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है वो कॉज कर देते हैं। एंड इनकी ट्रीटमेंट के लिए फेंटोलामाइन जो है वो आपका यूज़फुल रहता है। सो क्वेश्चन को अगर बड़ा किया जाएगा तो यहीं पे आएगा कि बिकॉज द कम्बिनेशन में कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस सो विच ड्रग विल बी मोर यूजफुल, ठीक है। तो उस केस में आप फेंटोलामाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट कैन कॉज एक्यूट एडर्नर्जी क्राइसिस इंक्लूडिंग सेवर हाइपरटेंशन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर। सो एस्पिरिन पॉइजनिंग के अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, सो इट इज़ रिंगिंग इन द ईयर्स एंड ब्लर्ड विजन, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एक्स हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 750 डेल्टन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विल इट गेट एक्सक्रीटेड, ठीक है। एक ड्रग एक्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट 750 डेल्टन्स है, तो वो किस रूट के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। सो इसकी एक्सक्रीशन जो है वो आपकी विलरी एक्सक्रीशन के थ्रू होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है, लेस देन 300, 300 टू 500, 300 एंड ग्रेटर देन 500। जो भी अगर आपका 300 से कम मॉलिकुलर वेट है, ठीक है, 300 डेल्टन से कम है, तो वो आपका किस में जाएगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन में। 300 से 500 के बीच में है तो वो जाएगा वोथ में, ठीक है। विलरी से भी हो सकता है, यूरिनरी से भी हो सकता है। 500 से ज़्यादा है तो वो आपका जाएगा विलरी एक्सक्रीशन से। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the question is, according to the pH partition theory, weakly acidic drug will be absorbed more likely from the stomach because the drug exists primarily in the, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर ड्रग जो है वो आपका वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो स्टमक से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है तो ड्रग जो है वो किस कंडीशन में रहेगा, तो वो आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होने के लिए अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो रहती है एंड मोर लिपिड सोल्यूबल फॉर्म रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज विद इन 24 मंथ्स, दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर। तो एम्पिसिलिन कैप्सूल को यूज़ किया जाना चाहिए विद इन 24 मंथ्स, तो ये स्टेटमेंट किस में आती है, तो इट इज़ लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स शेड्यूल पी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी शुड बी स्टोर्ड एट, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली किस टेम्परेचर पे स्टोर किए जाने चाहिए, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Patients who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest. तो सेम जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन डिस्कस किया MAO inhibitors एंड टायरामिन वाले में, तो वहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन बन गया आपका कि सेवर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसने क्या चीज़ इंजेस्ट की है। सो उस पेशेंट ने आपका चीज़, बियर एंड फिश तीनों में ही आपका जो है वो टायरामिन प्रेजेंट होता है, जो कि आपका माओ इनहिबिटर्स के साथ इंटरेक्ट करके सेवर हाइपरटेंसिव क्राइसिस कोज करता है। ड्रग एक बार दोबारा देख लेते हैं, फेंटोलामाइन। ठीक है, फेंटोलामाइन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज इट। तो कार्बिडोपा जो है वो पार्किंसंस डिजीज में यूजफुल रहता है, उसकी ट्रीटमेंट में क्यों यूजफुल रहता है। ठीक है, सो कार्बिडोपा जो है उसको लीवोडोपा के साथ दिया जाता है। ठीक है, लीवोडोपा के साथ दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अगर लीवोडोपा को अकेले दिया जाएगा तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है पेरिफेरल एरिया में, जो कि ब्रेन में पहुंचने से पहले ही लीवोडोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट कर देता है। सो ब्रेन में काफ़ी कम अमाउंट लीवोडोपा का पहुंच पाता है, तो उस पर इफ़ेक्ट जो है बहुत कम आता है। अब कार्बिडोपा क्या है, कार्बिडोपा उस पेरिफेरल एरिया में आपके डोपा डी कार्बोक्सिलेट को इनहिबिट कर देता है, मीन्स लीवोडोपा की कन्वर्जन नहीं होने देता है डोपामाइन में। सो ज़्यादा अमाउंट जो है वो लीवोडोपा का ब्रेन में पहुंचता है एंड वहाँ पे जाकर के इसकी कन्वर्जन होती है। ठीक है, सो इसमें क्या रहेगा, इट प्रमोट्स द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्रिडियम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल का ब्रांड नेम क्या है, तो द ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रेनोलोल इज सिप्लार। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन शुड कैरी अ लेबल डू नॉट फ्रीज। इनमें से कौन सी प्रिपरेशन पे लेबल रहेगा डू नॉट फ्रीज का, तो ये आपकी रहेगी एम्पीसिलिन सिरप। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या रहेगी, सो डोजेज रूट जो है वो इसमें दिया गया है, इंटरवेनस रूट के थ्रू दिया जाएगा। कौन सा ड्रग रहेगा, सो इट इज डाइजीपाम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन इज यूज विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। तो एड्रेनलिन जो है वो यूज़ किया जाता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, क्यों दिया जाता है इसका कॉम्बिनेशन, इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा कैन बी रिवर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो लीवोडोपा का टॉक्सिक इफेक्ट रहता है, उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, तो इट कैन बी रिवर्स्ड बाय यूजिंग पेरिडॉक्सिन। जिसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा टू एनहांस इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट्स इन पार्किंसंस डिजीज। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को दिया जाता है टू रिड्यूस द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा, एंड उसकी वजह से उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी एनहांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यू टू एंग्जाइटी इज विद। तो इंसोम्निया की ट्रीटमेंट हो रही है ड्यू टू एंग्जाइटी। ठीक है, इसको अगर स्टेटमेंट को बढ़ाया जाएगा तो ऐसा लिख दिया जाएगा कि एक पेशेंट है जिसको इंसोम्निया के लिए ट्रीट किया जा रहा है एंड उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, एंड उस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो प्रेफर्ड रहेगा। सो उस केस में आपका ड्रग रहेगा मिप्रोवामेट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से एडवर्स इफेक्ट हो गया या फिर आपकी ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग हो गया, तो मेन पॉइंट आपको देखना है कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है एंड आप डायरेक्ट अपना आंसर बनाइए। ठीक है, बाकी वो सेंटेंस बढ़ाया जाता है और उसमें कुछ नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद। तो नाइट्रस ऑक्साइड किन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सेरेब्रल डीजनरेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरापेटिक डोजेज ऑफ फिनाइटोइन बिकम टॉक्सिक व्हेन आइसोनियाजिड एडमिनिस्टर्ड कॉन्कोमिटेंटली ड्यू टू। तो थेरापेटिक डोजेज फिनाइटोइन की जो है वो टॉक्सिक हो जाती हैं। कब टॉक्सिक होती हैं? जब आइसोनियाजिड को एडमिनिस्टर किया जाता है उसके साथ में। सो क्यों इसकी टॉक्सिक हो जाती हैं डोजेज? क्योंकि आपका फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा की डायग्नोसिस के लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट में कौन से ड्रग का यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका ड्रग रहता है क्लोनिडिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें आपका विटामिन B6 जो है वो आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है। विटामिन B6 इज पिरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 आपका होता है पिरिडॉक्सिन। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट कौन सा है इनमें से? सो द एडवर्स इफेक्ट इज मैकुलोपैपुलर रैश। मैकुलोपैपुलर रैश इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ सल्फाग्वानिडिन इज। सल्फाग्वानिडिन का ब्रांड नेम क्या है? सो इट इज सल्फाग्विन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन बता रहा हूँ, जो आपके ब्रांड नेम्स हैं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं सारे के सारे नाम। अराउंड 30 ब्रांड नेम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, कुछ आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन आप ओपन कीजिए, पीडीएफ लिंक होगा, पीडीएफ लिंक से आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी। एंड उसी पीडीएफ लिंक के जस्ट नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये सारे ब्रांड नेम्स, ड्रग्स एंड उनके ब्रांड नेम्स जो हैं वो लिस्ट में मिल जाएंगे। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज ब्रांड नेम ऑफ पिरिमिथामिन इज। पिरिमिथामिन का ब्रांड नेम है डेराप्रिम। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो आपका एडवर्स इफेक्ट रहता है इथम्ब्यूटोल का। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विद फिनाइबिटाजोन बिकॉज इट। तो क्लोरोक्विन को फिनाइबिटाजोन के साथ नहीं दिया जाता है क्योंकि ये आपका डर्मेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ। सो टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड चाइल्डहुड में, क्यों? सो ये भी हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा था उसी में स्टार्टिंग में ही। तो वहाँ पे हमने देखा था बिकॉज जो टेट्रासाइक्लिन है सिलेक्टिवली टेकन अप बाय ग्रोइंग बोन्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट क्लेम्स टू कंटेन 500 mg ऑफ पैरासीटामोल बट ऑन एनालिसिस बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट इट वाज फाउंड टू कंटेन 200 mg एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दिस प्रोडक्ट वुड बी प्लेस्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन दे दी गई है। ठीक है, मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, सुपीरियस अनएथिकल ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स के डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। सो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि एक पैरासीटामोल टेबलेट का सैंपल है, वो क्लेम कर रहा है, उसके लेवल पे लिखा है कि उसमें 500 mg पैरासीटामोल है। बट जब उस सैंपल का एनालिसिस किया गया किसके थ्रू? गवर्नमेंट एनालिस्ट के थ्रू, तो ये पाया गया कि उसमें सिर्फ 200 mg ही पैरासीटामोल है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंडर जाएगा? तो ये आपका जाएगा मिस ब्रांडेड ड्रग्स में। सो कि फॉल्स क्लेमिंग हो रही है, आपके लेवल के ऊपर लेबलिंग जो है वो प्रॉपर एंड सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो वो आपके आएंगे मिस ब्रांडेड ड्रग्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 flows named X, Y and Z are observed. The Reynolds number for the 3 are 600, 2400 and 4000. Which of the flow would be laminar? ठीक है, 3 फ्लो हैं X,
जिसका रेनॉल्ड नंबर है 600, बाई जिसका नंबर है 2400, जेड जिसका नंबर है 4000। तो इनमें से कौन सा फ्लो जो है वो आपका लेमिनार रहेगा? तो लेमिनार आपका रहेगा फ्लो नंबर एक्स। ठीक है, अगर आपका 2000 से कम है तो आपका वो वाला फ्लो जो है वो आपका रहेगा लेमिनार। टर्बुलेंट आपका रहेगा जो कि आपका 4000 या फिर उससे ज़्यादा है, एंड 2000 से 4000 के बीच में आपका स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट लेमिनार फ्लो जो है वो कोई भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्क ड्यू टू। तो टेट्रासाइक्लिन की अब्जॉर्प्शन मिल्क की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि ये चिलेट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियसली। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी आर caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि पी एंड क्यू कौन कौन से फैक्टर हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं डेली फार्मा एमसीक्यू की, तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस किए गए हैं कि किस फैक्टर को एंटी हेमोफीलिया फैक्टर ए कहा जाता है, किसको बी कहा जाता है। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका फैक्टर नंबर 8 रहता है वो आपका एंटी हेमोफीलिया फैक्टर ए रहता है। जो आपका क्यू रहता है, क्यू जो कि यहाँ पे है, वो आपका फैक्टर नंबर 9 है। सो इट इज़ एंटी हेमोफीलिया फैक्टर बी। सो अगर आपने फैक्टर्स भी पढ़े हुए हैं, 13 फैक्टर्स रहते हैं, उसमें से एक कैंसिल हुआ है, एक नहीं रहता उसके बीच में। सो टोटल 12 रहते हैं। सो उसमें अगर आपने डायरेक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ से आपका आंसर ईजिली बन जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए रहेगा। फैक्टर 8 इज हेमोफीलिया ए एंड फैक्टर 9 इज हेमोफीलिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिकल सेल डिजीज अब नॉर्मल HbS इज फाउंड बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन एट अल्फा ग्लोबिन लीडिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू विद। तो सिकल सेल डिजीज़ में जो अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन एस जो है वो फॉर्म होता है अल्फ़ा ग्लोबिन की पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ग्लूटामेट रेजिड्यू रिप्लेस होता है, लीडिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू विद, किसके साथ रिप्लेस होता है? सो इट इज़ रिप्लेस्ड विद वेलिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेज a manufacturer can file an investigational new drug application to the government authority DCGI। सो कौन से फेज़ की कंप्लीशन के बाद में जो भी मैन्युफैक्चर है वो IND इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को। सो ये फेज़ आपका रहता है प्री क्लिनिकल फेज़। ठीक है, ये आपका फेज़ रहता है प्री क्लिनिकल फेज़। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जबकि अगर बात आएगी NDA की न्यू ड्रग एप्लीकेशन की, तो वो आपकी फ़ाइल होती है फेज़ 3 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो आपका रेनिन की हेल्प से एक कंपाउंड बना रहा है X, जो कि आपका बाई की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 में। तो इसमें हमें X एंड बाई आइडेंटिफाई करने हैं। सो इसमें ये आपका रास सिस्टम सिंपली रहता है जिसमें आपका एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, एंड एस एंजाइम की हेल्प से वो आपका एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके एस इनहिबिटर्स जो हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं एंड इस प्रोसेस को रोकते हैं, जो कि आप एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में पढ़ते हैं। तो इसमें आपका एक्स क्या रहेगा? एक्स रहेगा आपका एंजियोटेंसिन 1, एंड बाई क्या रहेगा? बाई आपका रहेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड स्पाइरोनोलेक्टोन विच रिजल्ट्स इन पेनफुल गायनेकोमेस्टिया, द अल्टरनेटिव ड्रग विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट विदाउट दिस साइड इफेक्ट इज। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको स्पाइरोनोलेक्टोन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है जिसमें एक पेनफुल कंडीशन अराइज हो रही है, गायनेकोमास्टिया। ठीक है, अब इस ड्रग के लिए हमें अल्टरनेटिव ड्रग जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, बट ये साइड इफेक्ट उसमें नहीं रहता है। तो ये ड्रग आपका रहेगा एप्लेरेनोन, जो कि अगेन आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। स्पाइरोनोलेक्टोन इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड
एप्लेरेनोन भी आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, एंड ये आपका ये पर्टिकुलर साइड इफेक्ट जो है वो कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 975 mg of tablets of aspirin are required to prepare 100 tablets of 1 grain। ठीक है, तो 975 mg की टैबलेट्स हैं एस्पिरिन की, कितनी रिक्वायर्ड रहेंगी 100 टैबलेट्स बनाने के लिए ऑफ 1 ग्रेन। ठीक है, सो 1 ग्रेन आपका रहता है, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 mg अप्रॉक्स। सो यहाँ पे हमें 100 टैबलेट्स बनानी है, तो 100 टैबलेट्स में कितने mg रहेंगे, तो इट इज़ 100। ठीक है, ये आपकी 1 टैबलेट के लिए हो गया, 100 टैबलेट के लिए ये आपका रहेगा 6500 mg। ठीक है, ये 100 टैबलेट्स के लिए हैं। अब कितनी टैबलेट्स बनेंगी इसके लिए, सो इसमें हमें एक टैबलेट में 975 mg है, तो 100 टैबलेट्स के लिए 6500 डिवाइडेड बाय 975। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6 टैबलेट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 60-year-old patient is prescribed tablet sildenafil 25 mg daily for improving his libido. A few weeks later, he is diagnosed to have coronary artery disease and he is prescribed some medications. The following medication has serious adverse reaction when administered with sildenafil. सो कंडीशन क्या है, एक 60-year-old पेशेंट है, उसको प्रेस्क्राइब की गई सिल्डेनाफिल 25 mg की टैबलेट डेली लेनी है लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए। फ्यू वीक्स लेटर उसमें डायग्नोस हुआ टू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड उसके लिए कुछ अदर प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो है वो दी गई। ठीक है, अब जो और मेडिकेशन उसमें दी गई है उसमें आपको सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जब उसको सिल्डेनाफिल के साथ लिया जा रहा है, तो वो मेडिसिन कौन सी रहेगी, तो ये मेडिसिन आपकी रहेगी नाइट्रोग्लिसरिन। इसको आप सिल्डेनाफिल के साथ नहीं दे सकते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर गिवन टू द फार्मासिस्ट बाय द फिजिशियन, ऑलिव ऑयल 60 ml, विटामिन ए 60,000 यूनिट्स, वाटर 120 ml एंड साइन 50 ml TID। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर दिस, तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं बारी बारी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द फाइनल डोजेज फॉर्म ऑफ दिस प्रिपरेशन विल बी एन इमल्शन। फाइनल डोजेज फॉर्म जो है वो आपकी इमल्शन रहेगी। ठीक है, सो ये वाली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल एंड वाटर है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो जब उनको मिक्स किया जाएगा तो वो आपकी फाइनल डोजेज फॉर्म इमल्शन को बनाएंगे। नेक्स्ट है आपकी, व्हेन प्रिपेयरिंग दिस द फार्मासिस्ट नीड टू ऐड अकेशिया। ठीक है, सो अकेशिया को ऐड क्यों किया जाएगा, सो अकेशिया जो है वो आपका मोस्ट सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए फॉर इंटरनल यूज़, दैट्स वाई इसको प्रिपेयर करने के लिए अकेशिया का एडिशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, फार्मासिस्ट शुड अफिक्स द लेवल शेक वेल बिफोर यूज़। तो फार्मासिस्ट जो है वो शेक वेल बिफोर यूज़ का लेवल भी उस पर ऐड करेगा। तो इमल्शन जो है वो फिजिकली अनस्टेबल होती हैं एंड इनको प्रोटेक्ट करना होता है अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, फिजिकल सेपरेशन। तो फिजिकल सेपरेशन से बचाने के लिए, ठीक है, तो यूज़ करने से जस्ट पहले जो है वो उसको शेक करना होता है ताकि जो भी ग्लोब्यूल्स हैं उसमें वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसमें ये सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड्स ऑफ होलसेल शुड बी प्रिजर्व फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सेल। जो भी होलसेल के रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करना रहता है फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। देन है, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फीफो का मीनिंग रहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
देन है मिनिमम डिजायरेबल एरिया टू ओपन अ न्यू कंबाइंड होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर इज 15 स्क्वायर मीटर। सो होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर दोनों का जो कंबाइंड एरिया रहता है वो 15 स्क्वायर मीटर ही रहता है, जबकि अगर अकेला रिटेल खोलना है तो उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर रहता है। देन इन बीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन ऑफ स्टॉक। सो इसको डेविएशन नहीं कहा जाता है। बी फॉर वाइटल, ई फॉर असेंशियल एंड डी इज डिजायरेबल। डी क्या रहता है? इट इज डिजायरेबल। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज अ कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, इट्स हाफ लाइफ इज 12 आवर्स, इट वुड अचीव इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट लेवल इन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एक ड्रग है उसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसकी हाफ लाइफ है 12 आवर्स। सो फाइनल स्टेडी स्टेट लेवल को अचीव करने के लिए कितनी हाफ लाइफ जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगी, या कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया गया है। सो स्टेडी स्टेट के लिए 4 to 5 हाफ लाइफ जो है वो आपकी रिक्वायर्ड रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे हाफ लाइफ है 12। सो 12 4 हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी? 12 इंटू 4। ठीक है, 12 4 ज़ा 48 आवर्स। सो 48 आवर्स हम चेक करेंगे तो यहीं पे दिया गया है, एंड 4 to 5 आवर्स मीन्स 48 से 60 आवर्स जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट डेवलप्स ब्लीडिंग वाइल ऑन ट्रीटमेंट विद वार्फरिन, द एंटीडोट इज। तो एक पेशेंट जो कि ब्लीडिंग डेवलप हो रही है जिसमें जब उसको वार्फरिन के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो इस केस में एंटीडोट क्या रहेगा? सो एंटीडोट आपका वार्फरिन के लिए रहता है विटामिन के। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो भी आप डिफरेंट एंटीडोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें इसी टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन चीज़ जो है वो सेम ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रेग्नेंट फीमेल डेवलप्स डी वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग वेन्स आफ्टर starting unfractionated heparin, swelling resolves, the doctor decides she needs anticoagulation for 6 months. The best treatment that is safe for the pregnant mother fetuses. So एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस लेग वेन्स में जो है वो डेवलप हो रही है। सो उस केस में जब अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन की ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई तो स्वेलिंग जो है वो आपकी रिजॉल्व हो गई। तो डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि उसको एंटीकोगुलेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। सो प्रेग्नेंट मदर है वो, तो उस केस में सेफ़ ड्रग जो है वो कौन सी रहेगी, सेफ़ ट्रीटमेंट कौन सी रहेगी? सो इसमें आपका लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन जो है इट इज़ द सेफ ट्रीटमेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर। सो वेंटोलिन किसका कॉमन ब्रांड नेम है? वेंटोलिन इज द कॉमन ब्रांड नेम फॉर सेल्ब्यूटामोल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर हिपारिन एंड वार्फरिन इज। हिपेरिन एंड वार्फरिन के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सो हिपेरिन आपका इंट्रावेनसली रूट से दिया जाता है, एंड वार्फरिन जो है वो ओरल एंटीकोगुलेंट है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आईवी एंड ओरल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑइंटमेंट कंटेन्स 1% वेट बाय वेट कैलामाइन, हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड 200 grams ऑफ द ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस अ 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट। ठीक है, तो एक ऑइंटमेंट है जिसमें 1% वेट बाय वेट कैलामाइन है। काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। सो 1% वेट बाय वेट कैलामाइन है। सो इसमें हमें बताना है कि 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट बनाने के लिए 200 ग्राम की ऑलरेडी बनी हुई ऑइंटमेंट में हमें कितना कैलामाइन पाउडर ऐड करना है। सो इसके लिए हम रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो उसको x मान लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ x। सो अब 1% वेट बाय वेट कैलामाइन का 200 ग्राम्स ऑफ ऑइंटमेंट में क्या मीनिंग है? दैट इट इज़ 2 ग्राम्स। सो अब जो टोटल अमाउंट बनेगा वो आपका बनेगा 2 + x, क्योंकि x हम ऐड कर रहे हैं, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो टोटल कैलामाइन पाउडर हमारा होगा 2 + x। ठीक है, 2 + x होगा, कितना परसेंट बनेगा? ये बनेगा आपका 4%। 4% कितने का बनेगा? तो ये बनेगा आपका 200 का। ठीक है, लेकिन 200 में आपका कैलामाइन पाउडर का एक्स अमाउंट भी ऐड हो गया है। ठीक है,
तो 200 प्लस एक्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो फाइनली बन जाएगा। 4% है, परसेंट को आप कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी एंड जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर रहेगा। सो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा 6.25। तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ प्रोडक्ट द लेबल स्टेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, व्हाट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगोज। ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, तो उसमें किस टाइप की डीकम्पोजिशन जो है वो रहेगी। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका ऑक्सीडेशन जो है, दिस टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन, इस ऑक्सीडेशन में आपका प्रोडक्ट जो है वो जाएगा। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीबायोटिक विच हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1 day is formulated as a 200 mg tablet. How many milligrams of antibiotic would remain after 3 days? तो एक एंटीबायोटिक है जिसकी हाफ लाइफ 1 day है एंड उसको 200 mg टैबलेट में फॉर्मुलेट किया गया है, तो कितना मिलीग्राम जो है एंटीबायोटिक का रहेगा 3 दिन के बाद में। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम डेज 0 रख लेते हैं, हाफ लाइफ इसकी 1 है तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 दिन तक हमें फाइंड आउट करना है। सो डे 0 मीन्स हाफ लाइफ अभी 0 है, इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल में हमारे पास है 200 mg। देन फर्स्ट हाफ लाइफ मीन्स पहले दिन पे हाफ लाइफ एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, मीन्स इसमें आपका 100 mg अब रह गया है क्योंकि 50% इसमें रिड्यूस हो गया है। देन सेकेंड डे आएगा आपका, सेकेंड डे में गिवन अमाउंट का रिमेनिंग अमाउंट का 50% रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका 50 रह जाएगा। ठीक है, सो अब 2 हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। देन थर्ड हाफ लाइफ जो है वो आपकी रिमेनिंग का 50% हो जाएगा, तो ये 25। तो हमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ एंटीबायोटिक वुड रिमेन आफ्टर 3 days। तो ये 0 डे है, 1 day, 2 day एंड 3 day। 3 day पे हमारे पास 25 mg जो है वो रह गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an 80-year-old lady suffering from osteoarthritis of hip and knee joints is given diclofenac 50 mg thrice daily and paracetamol 1 gram as required. She complains of passing black stools. This symptom is due to, so एक 80-year-old lady है जो कि osteoarthritis कंडीशन से सफ़र कर रही है, ठीक है, ऑफ हिप एंड नी जॉइंट, तो उसको डिक्लोफिनेक 50 mg थ्राइस डेली दिया जा रहा है एंड पैरासीटामोल 1 ग्राम दी जा रही है जब भी उसको रिक्वायर्ड है। सो वो कंप्लेन कर रही है कि उसको ब्लैक स्टूल जो है वो आ रहा है, ठीक है, शी इज़ पासिंग ऑफ ब्लैक स्टूल। तो ये सिम्टम जो है वो किस वजह से आता है, तो दिस सिम्टम इज़ ड्यू टू द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू डिक्लोफिनेक। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाइल प्लेइंग टेनिस complained of chest pain and was brought to emergency room. He has a history of milk hypertension and elevated blood cholesterol. ECG changes confirm the diagnosis of myocardial infarction. The decision is made to open his occluded artery by using a thrombolytic agent and also use aspirin later. The thrombolytic agent used is, सो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो कि खेलते टाइम पे उसको चेस्ट पेन हुई एंड उसको इमरजेंसी रूम में ले जाया गया एंड उसमें हिस्ट्री क्या क्या है, तो उसमें आपकी मिल्क हाइपरटेंशन है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ईसीजी की गई, उसकी ईसीजी पे कंफर्मेशन आई कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोस हुई है। ठीक है, अब ये डिसीजन बनाया गया कि उसकी जो ऑक्लूडेड आर्टरी है उसको ओपन किया जाएगा एंड उसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का यूज़ किया जाएगा एंड उसके बाद में एस्पिरिन का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो है वो कौन सा रहेगा। सो दिस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट विल बी एनी स्ट्रेप्लेज, ठीक है, एनी स्ट्रेप्लेज जो है वो इसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 45-year-old patient developed severe thrombocytopenia due to unfractionated heparin.
सो द बेस्ट अल्टरनेटिव एंटीकोगुलेंट विल बी, सो एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसमें सेवर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेवलप हो रहा है अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन की वजह से। सो उस केस में अल्टरनेटिव एंटीकोगुलेंट आपका रहेगा लेपिरुडिन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव अ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर्स, एट द एंड ऑफ 8 आवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द ड्रग्स ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन। तो सेम हाफ लाइफ का जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन डिस्कस किया उसी की तरह सेम है। सेम आप बना सकते हैं, यहाँ पे 8 आवर्स हैं, हाफ लाइफ दी गई है 2 आवर्स। तो इनिशियली आप 0 आवर्स पे रखेंगे, देन 2 आवर्स, देन 2 इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इनिशियल आपके पास ड्रग की रहती है 100%, क्योंकि परसेंटेज में 100%। तो इसी सेम प्रोसेस में आप इसको कैलकुलेट कीजिए एंड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज, डॉक्टर कमल रिक्वेस्ट योर हेल्प इन प्रिस्क्राइबिंग अ प्रोटीएज इनहिबिटर फॉर हिज पेशेंट। He has heard that not all agents are the same and asks for your recommendation as to which agent would penetrate blood-brain barrier. Which agent you recommend? So डॉक्टर कमल हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया योर हेल्प इन प्रिस्क्राइबिंग अ प्रोटीएज इनहिबिटर को प्रिस्क्राइब करने के लिए फॉर हिज पेशेंट। ही हैज़ हर्ड दैट नॉट ऑल एजेंट्स आर सेम, ठीक है, एंड आस्क योर रिकमेंडेशन एज टू विच एजेंट वुड पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सा एजेंट जो है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करेगा। सो कौन सा एजेंट जो है उसको आप रिकमेंड करेंगे। सो दिस एजेंट विल बी नेल्फिनाविर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल ईच कंटेनिंग 250 mg आर नीडेड टू प्रोवाइड 25 mg पर kg पर डे फॉर 7 days फॉर अ पीरियड फॉर अ पर्सन वेइंग 200 lb। ठीक है, तो कितने क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, जिसमें कि आपका 250 mg हर कैप्सूल में रहेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड 20 mg पर kg पर डे। ठीक है, कितना प्रोवाइड करना है, 20 mg डोज पर kg पर डे प्रोवाइड करनी है 7 दिनों के लिए, ऐसे पेशेंट में जिसका वेट 200 lb है। ठीक है, सो 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड दैट इज़ 1 lb जो है वो आपका रहता है 454 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, सो 200 पाउंड कितना हो जाएगा, सो 200 पाउंड विल बी 454 मल्टीप्लाई बाय 200, जो कि आपका रहेगा 92.8 kg। ठीक है, 92.8 kg मतलब पर्सन का वेट हो गया आपका 92.8 kg। क्यों कन्वर्जन की हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें डोज जो है वो प्रोवाइड की गई है पर kg पर डे के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास आ गया 92.8 kg वेट ऑफ द पर्सन। अब हमें टोटल डोज फॉर 7 डेज, ठीक है, 7 डेज के लिए टोटल डोज जो है वो कितनी रहेगी। तो ये आपकी रहेगी 25 mg है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 92.8 है। ठीक है, 25 mg पर kg है। ठीक है, पर kg हर एक kg के लिए 25 mg है, तो 92.8 kg वाले पर्सन के लिए कितनी रहेगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 92.8 के साथ में, देन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 के साथ में, क्योंकि पर डे है तो 7 दिन के लिए टोटल कितनी रहेगी। ठीक है, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे आपकी जो फाइनल डोज बनेगी, टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करना है, जो बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 92.8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल्स जो हैं वो आपके कितने रहेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 92.8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था। सो इसी को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 250 के साथ, क्योंकि हर एक कैप्सूल जो है वो आपका 250 mg कंटेन करेगा। तो इसको जब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 63.9 कैप्सूल्स। सो जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी रहेगा 64 कैप्सूल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pimecillinum is prescribed at 20 mg per kg in 3 divided doses. The individual dose mg to be administered to a patient weighing 20 kg as। तो सिमिलर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि पीवेमेसिलिनियम प्रेस्क्राइब किया जा रहा है 20 mg पर kg
डोज में, 3 सब डिवाइडेड डोजेज में। इंडिविजुअल डोज हमें फाइंड आउट करनी है टू बी एडमिनिस्टर टू अ पेशेंट जिसका वेट जो है वो 12 kg है। ठीक है, 12 kg है मतलब 20 mg दी जा रही है। ठीक है, 12 kg वाले पेशेंट में। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 240 mg। ठीक है, 240 mg टोटल डोज हो जाएगी। कितनी देनी है हमको? 3 डोज में उसको डिवाइड करना है, मीन्स दिन में 3 बार देनी है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा 80 mg। ठीक है, 3 डोजेज में इंडिविजुअल डोज पूछी गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी 80 mg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली फॉर 16 days. Prednisolone is available 5 mg in tericoated tablets. How many tablets of delta cortril have to be dispensed? ठीक है, एक पेशेंट है उसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है 10 mg डेली फॉर 16 डेज, 16 दिन के लिए 10 mg हर रोज़ दिया जा रहा है। प्रेडनिसोलोन जो है वो आपका 5 mg एंटेरिकोटेड टैबलेट में अवेलेबल है, तो कितनी टैबलेट्स इसकी हमें रिक्वायर्ड रहेंगी? इसमें आप देखेंगे कि आपको 16 डेज़ के लिए दिया जा रहा है 10 mg जो है वो 16 डेज़ के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, टैबलेट कितनी रिक्वायर्ड रहेंगी? क्योंकि टैबलेट आपकी सिर्फ है 5 mg की टैबलेट है, तो आपको इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आपका आ जाएगा, मतलब आपको 2 टैबलेट जो है वो आपको देनी पड़ेंगी हर दिन। ठीक है, तो 2 टैबलेट देनी पड़ेंगी, एंड 2 टैबलेट आपको कितने दिन तक देनी है? 16 दिन तक। ठीक है, हर दिन 2 टैबलेट, 16 दिन के लिए आपकी हो जाएंगी 16 × 2 दैट इज़ 32 टैबलेट्स। सो ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ clindamycin are added to 150 cc of 1% Cleocin topical solution, what is the percentage of clindamycin in the final mixture? ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 कैप्सूल हैं 150 mg क्लिंडामाइसिन की, उसको ऐड किया जा रहा है 150 cc मीन्स 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सॉल्यूशन में। तो उसकी परसेंटेज क्या रहेगी क्लिंडामाइसिन की फाइनल मिक्सचर में? तो 1% 150 cc का मीनिंग क्या हो गया? तो ये आपका हो गया 150 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये आपका बन जाएगा 1.5 ग्राम्स ऑफ क्लिंडामाइसिन। अब एडिशन हो रही है 3 कैप्सूल की, हर एक का वेट है 150। ठीक है, 150 mg है, ये हमारा 1.5 ग्राम्स आ गया। सो 3 कैप्सूल हैं आपके, सो 3 कैप्सूल हर एक का वेट 150 है, सो ये आपका आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 450 mg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.45 ग्राम्स। ठीक है, 2 चीज़ें हमें पता लग गई। अब एडिशन करने के बाद में क्या रहेगा? अब हमारे पास 150 cc ऑफ 1% कितना था? इट इज़ 1.5 ग्राम्स, एंड 3 कैप्सूल जो हैं 150 mg के, ये हमारे अकाउंट करेंगे 0.45 ग्राम्स में, तो टोटल आपका बनेगा 1.95 ग्राम्स। अब हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि परसेंटेज क्लिंडामाइसिन फाइनल उसमें मिक्सचर में कितनी रहेगी। तो इसमें आपकी फाइनल जो कंसंट्रेशन रहेगी दैट विल बी 1.95 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि हर एक कैप्सूल जो है वो 150 mg का है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1.3%। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन अंडरगोज डीकम्पोजिशन इन अ फॉर्मुलेशन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो एस्पिरिन ड्रग जो है वो आपका डीकम्पोज हो रहा है किसी फॉर्मुलेशन में, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसकी डीकम्पोजिशन को? इसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करके हम डीकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कॉम्बिनेशन वार्फरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक इंटरेक्शन आइडेंटिफाई। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसिलिन इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ। तो रोसिलिन किसका ब्रांड नेम है? तो रोसिलिन इज़ द ब्रांड नेम ऑफ एम्पिसिलिन, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोटा एंड डेसिनेक्स आर द ब्रांड नेम्स ऑफ। माइकोटा एंड डेसिनेक्स आपके अनडिसाइलेनिक एसिड के ब्रांड नेम्स हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ पी एस पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, द ब्रांड नेम इज ईडीपास, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ डीएसी, डीसी डाईइथाइल कार्बोक्सामाइड, तो इसका ब्रांड नेम क्या है, डाईइथाइल कार्बामाजेपिन। सो डीसी का ब्रांड नेम आपका रहता है फिलाजीन, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम्स ऑफ फिरोसेमाइड इज, तो फिरोसेमाइड का ब्रांड नेम है लेसिक्स, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ लिग्नोकेन इज, सो लिग्नोकेन का ब्रांड नेम है, सो द ब्रांड नेम ऑफ लिग्नोकेन इज ओटेक, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोफाइलिन हैज़ अ ब्रांड नेम एक्सेप्ट, तो थियोफाइलिन का ब्रांड नेम इनमें से कौन सा नहीं रहता है, सो कोरामाइन, कोरामाइन इज नॉट द ब्रांड नेम ऑफ थियोफाइलिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ इंडोमिथासिन इज, तो इंडोमिथासिन का ब्रांड नेम है आपका सिप्लेसिड, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग इज, तो एस्पिरिन पॉइजनिंग का अर्ली सिम्टम क्या रहता है, तो अर्ली सिम्टम ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग इज रिंगिंग इन ईयर्स, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 500 mg पोटेशियम क्लोराइड में कितने मिलीमोल्स प्रेजेंट होंगे। सो मिलीमोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। सो कितना अमाउंट दिया गया है 500 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका रहता है 500 डिवाइडेड बाय 74.5, सो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 6.7, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ओरल यूज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कंटेनिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, तो मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए जिनमें आपके सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स आ जाते हैं, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आपकी रहती है हाइपरटेंशन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी मलेरियल ड्रग टू बी अवॉइडेड इन G6PD H डेफिशिएंसी, कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग को अवॉइड करना चाहिए G6PD H डेफिशिएंसी में, तो इसमें आपका प्रीमाक्विन जो है इट शुड बी अवॉइडेड, हेमोलाइटिक अनीमिया जो है वो कॉज करता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा आर अप्लाइड टॉपिकली एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा ड्रग प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है लेकिन उसको टॉपिकली अप्लाई नहीं किया जाता है, तो ये आपका रहता है डायमॉक्स, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायमॉक्स क्या होता है, इट इज़ द एसेटाजोलामाइड, ठीक है, ये भी आपका ब्रांड नेम है एसेटाजोलामाइड। जेलेंटन क्या है, जेलेंटन इज लेटेनोप्रोस्ट, देन ट्रूसॉफ्ट क्या है, ट्रूसॉफ्ट इज डोरजोलामाइड, एंड टिमोप्टोल इज सिंपली टिमोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द एडवाइजरी लेवल वार्निंग मे कॉज ड्राउजीनेस, तो कौन से ड्रग पे मे कॉज ड्राउजीनेस लेवल वार्निंग जो है वो लगी होगी, तो ये ड्रग है आपका साइक्लोबेंजाप्रिन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट ब्रिंग्स इन अ वाइल ऑफ क्लाउडी रेगुलर इंसुलिन, एग्जामिनेशन ऑफ द मेडिकेशन प्रोफाइल रिवील्स simultaneous use of NPH and regular insulin. Which of the following is the most probable explanation for the cloudy appearance? So cloudy appearance इंसुलिन में जो है वो मेजरली हो सकती है आपकी तभी जब आपकी इंसुलिन जो है वो कॉन्टामिनेटेड रहती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी द इंसुलिन हैज़ बीन कॉन्टामिनेटेड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड टू द प्रेस्क्राइबर इंडिकेटिंग एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू मोन्टेलुकास्ट, तो मोन्टेलुकास्ट का एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, सो एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ मोन्टेलुकास्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरल मेडिकेशंस शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद फूड,
तो कौन सी ओरल मेडिकेशन जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए फूड के साथ में? तो ये आपकी मेडिकेशन रहती है सेक्विनाविर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल इंजेक्शन थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डेफिशिएंसी में इंक्लूड। सो लोकल इंजेक्शन थेरेपी इरेक्टाइल डेफिशिएंसी के लिए आपकी रहती है सिल्डेनाफिल, जो कि PGE5 इनहिबिटर है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस इन द एल्डरली। तो ये रिस्क आपका रहता है पॉलीफार्मेसी, जिसमें आपका मल्टीपल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है एक पेशेंट में जिसमें मल्टीपल डिजीजेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन इज यूज टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एट एक्सिलरेटेड टेम्परेचर्स। तो कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाती है स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की रूम टेम्परेचर पे फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एट एक्सिलरेटेड टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन आपकी जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आपकी इक्वेशन रहेगी आर्हेनियस इक्वेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी लेवल्स डू नॉट कंटेन एन इंफॉर्मेशन लाइक। सो ऑक्सिलरी लेवल्स में कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है? सो शेक वेल बिफोर यूज़, कीप इन रेफ्रिजरेटर फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है ऑक्सिलरी लेबल्स में। लेकिन टेक 1 टैबलेट 4 टाइम्स अ डे फॉर 10 डेज, इट इज़ नॉट द ऑक्सिलरी लेबल्स। ये आपका प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट रहता है, उसी में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूडेड रहती है। सो यहाँ पे अभी हमारे 99 क्वेश्चन ही हैं। सो 99 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस बीच में मैंने स्किप किए हैं, बाकी सारे के सारे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आप वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं PDF में। मैंने सारे क्वेश्चन 99 इंक्लूडेड रखे हैं। एंड जो आपके ब्रांड नेम्स हैं उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।